गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, हमें ये पता है हम पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी और एफ में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट फैक्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले सबशेल में या शेल में जाता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो दे कम अंडर दी एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपने 11th में पढ़ा है सिर्फ दो ही ग्रुप आते हैं, वन ग्रुप नॉन विच आर दी एल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 विच आर नॉन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18। ग्रुप 13 विच इज़ नॉन एज बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 विच इज़ नॉन एज कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 विच इज़ नॉन एज नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 विच इज़ गोइंग टू बी दी ऑक्सीजन फैमिली, group 17 is going to be the halogen and then group 18 which is known as the noble gas। ठीक है, तो two groups are you have already done in your class 11th। over here we have to do four group which is 15, 16, 17 and 18। देन उसके बाद ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक स्टार्टिंग फ्रॉम दी 4 पीरियड इज गोइंग टू बी नॉन एज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन सीरीज़ और इस पे भी 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3D, जहाँ पर 3D फील होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होता है, 4D सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होता है, 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होता है, 6D फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ होता है। पीरियोडिक टेबल के लास्ट में आप देखोगे एंड में बॉटम में देर आर 2 सेपरेट ब्लॉक विच आर केम इन एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड दे आर नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आएंगे, फर्स्ट इज लैंथेनॉइड जिसमें हम प्रोग्रेसिवली 4F में फिल करेंगे और सेकेंड इज एक्टिनॉइड जिसको हम 5F में फिल करते हैं। सो टू स्टार्ट दी chapter as I told you which we are going to do 4 groups 15, 16, 17 and 18। Let's go to the first group which is group 15। We will start it group 15 का जो first member है that is nitrogen। therefore we call this group nitrogen family। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, group nitrogen family। तो नाइट्रोजन फैमिली में आपके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन वी टेकिंग टू ग्रुप 15 द फर्स्ट कंपाउंड और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज 15। ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन। ये क्या है, आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप 15 का नाइट्रोजन। इट्स जनरली एग्जिस्ट एज 9, ये N2 में जनरली एग्जिस्ट करता है, राइट। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है दैट इज, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इज N ट्रिपल बॉन्ड एंड। ठीक, ये वाला जो एलिमेंट हमारे पास है नाइट्रोजन इज दी 33rd। ठीक है, ये क्या है आपका 33rd एम्बेडेड एलिमेंट इन द अर्थ। कंबाइन फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ये करेगा एस किस फॉर्म में करेगा, कंबाइन में। आप देख लो यहाँ पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक, NaNO3 को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नॉन एज चिले सॉल्ट पीटर। क्या बोल रहे हैं, चिले सॉल्ट पीटर। ठीक, इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट एज KNO3 विच इज नॉन एज इंडियन सॉल्ट पीटर। क्या बोला जाता है, इंडियन सॉल्ट पीटर। क्लियर, दीज आर दी 2 फॉर्म्स जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। देन द सेकेंड वन दैट इज फॉस्फोरस। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड दैट इज फॉस्फोरस। ठीक, जो है दिस 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, दैट इज 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ एटमोसफियर और द अर्थ क्रस्ट। और जो फॉस्फोरस है दैट इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, एग्जिस्ट एज RNA। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिससे फॉस्फेट लिंकेज होता है, जिसमें क्या होता है, फॉस्फेट लिंकेज होते हैं, जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ऑल्सो इट इज़ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ADP।
ठीक है। द एनर्जी फैक्टर ऑफ आवर बॉडी दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड ऑल्सो फॉर्म इन ATP, adenosine triphosphate. So phosphorus, one of the major component which is inside our body. When we talking of all of these, we say that group consists of all non-metal, metalloids and metals. So यहाँ जो ये दो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, बोथ ऑफ दिस दे एग्जिस्ट एज नॉन मेटल. किस में एग्जिस्ट करते हैं? नॉन मेटल में, राइट. आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे एग्जिस्ट एज मेटलॉइड्स. किस में एग्जिस्ट करते हैं? मेटलॉइड्स में. वेयर एज वी टॉकिंग एज बिस्मथ बिहेव एज मेटल. अगर हम बिस्मथ की बात करें, इट बिहेव्स एज मेटल. यू कैन सी हियर, जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो क्या हो रहा है, वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. मेटेलिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज. क्लियर. जैसे जैसे हम क्या आ रहे हैं, डाउन टू द ग्रुप आ रहे हैं. देन अनदर थिंग दैट इज व्हेन वी लुकिंग एलिमेंट्स, ऑल दीज एलिमेंट्स दे हैव सर्टेन टेम्परेचर वी नोन एज द मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट्स. क्लियर. ये जो ग्रुप है ये एक बड़ा डिफरेंस रेंज शो करता है मेल्टिंग पॉइंट में. क्लियर. तो मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पहले इंक्रीज होता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक. मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा नाइट्रोजन टू आर्सेनिक. सो व्हेन वी गोइंग टू फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, मेल्टिंग पॉइंट गोइंग टू इंक्रीज. नाइट्रोजन से अगर फॉस्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. फॉस्फोरस से जो आर्सेनिक, देन गोइंग टू मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ठीक. देन अगर हम आर्सेनिक टू किस में जाए? बिस्मथ, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. एंड एंटीमनी. ठीक है. और एंटीमनी से जब हम बिस्मथ की तरफ जाएंगे तब भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज. तो क्या रीज़न हम देख सकते हैं इसका कि मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक गए हैं तो डिक्रीज़ हुआ, फॉस्फोरस से आर्सेनिक गए तो इंक्रीज़ हुआ, देन फॉस्फोरस से आर्सेनिक गए तो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ. ठीक है. फिर यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आ गया. ठीक. तो ऐसा क्यों होता है कि अगर इस वाले ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP3 यही होता है. तो सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है वो कोवैलेंसी शो करती हैं 5 की. द फर्स्ट 3 मेंबर्स दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक शो अ कोवैलेंसी ऑफ 5, बट एंटीमनी एंड बिस्मथ शो कोवैलेंसी ऑफ ओनली 3. ये किनकी कोवैलेंसी शो करेंगे? 3 की. और ये आपकी 5 और 3 दोनों की ही कोवैलेंसी शो करते हैं. ठीक है. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो बेसिकली व्हाट हैपन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक जो है वो 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि NH2 और NP3 ये पाँचों के पाँचों दे आर गोइंग टू बी बॉन्डिंग. ये पाँचों की पाँचों किस में जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू बी बॉन्डिंग. बट एंटीमनी एंड बिस्मथ की बात आ जाती है तो NH2 है दैट्स नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेट. मतलब इनमें जो NH2 होगा ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अगर हम नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ देखें तो ये जो NH2 और NP3 ये दोनों ही, मतलब ये पाँचों के पाँचों जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे. बट अगर हम यहाँ पे देखें किसमें? एंटीमनी और बिस्मथ में, तो इनमें ये जो है NH2 ये पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है. इन बॉन्डिंग दैट इज शो कोवैलेंसी ऑफ ओनली 3. इसीलिए ये कोवैलेंसी ओनली 3 शो करता है. और क्योंकि जो S है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, उसे हम क्या ले रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या ले रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट. किससे हो रहा है ये? इनर्ट पेयर इफेक्ट से. सो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट दैट इज रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग.
ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट अगेन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, सो वी टॉकिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर। ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसकी क्या होती है? NH2 NP3 होती है, ठीक है, राइट। सो बेसिकली आइदर दैट they can gain 3 electron to enter to gain हम बोल सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दे कैन लूज दिस 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन टू गेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दे कैन लूज this 5 electron again to enter the noble gas. They can write here direction, ओके, तो दिस डायरेक्शन, ओके। क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये गेन करेंगे तो क्या होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तब भी ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में गेन करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि और दे कैन लूज दिस 5 इलेक्ट्रॉन अगेन टू एंटर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे कर सकता है, ठीक है। सो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इट शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 एज इन द केस ऑफ, किस केस में? Mg3N2, ठीक है, किस केस में? Mg3N2 में। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका? -3, ठीक है। क्या किसका होगा? इसका। तो क्या फिर डिवीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक। तो जो डिवीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पर Mg3N2 में जो नाइट्रोजन होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या? दैट इज गोइंग टू -3। इट ऑल्सो शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन द केस ऑफ NH2। सो दिस हाइड्रोजन में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट ऑल्सो शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन, और किस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2 का P2H4 में। फिर उसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें, फिर उसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन सी है? तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है +3 कब करेगा? जब NH2 NP3 ये तीनों के तीनों जो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या +5, ठीक है, क्या करेंगे? या +3 या फिर +5। नाउ वी से दैट द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मोर स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जाएगा? स्टेबल होता जाएगा। ऐसा क्यों? द रीजन ओवर हियर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस कंपाउंड बनाता है PCl3। इट ऑल्सो फॉर्म PCl5, ठीक। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, वी से दैट NCl5 इज नॉट फॉर्म्ड, क्लियर? क्यों नहीं बनता? तो हम बोलते हैं जब फॉस्फोरस PCl5 बनाता है, लेट गो ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। आउटर मोस्ट की इट इज क्या होगा? आउटर मोस्ट 3s2 3p3। तो जो द ग्राउंड स्टेट में इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाए, तो
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल स्टेट बनाऊँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट बॉन्डिंग में सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमें तो पता है कि जो बॉन्डिंग में है, तो फिर ये इस PCl5 कैसे बनाएगा। ठीक है, PCl3 तो बन जाएगा, लेकिन PCl5 कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमें पता है बॉन्डिंग में सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहाँ भी कोवेलेंसी शो कर रही है +5 में। ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज अगर एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3s 3p और 3d भी इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं देखूँ तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा, डी में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, डी में आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में आ गया, डी में। सो 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, सो दैट वी सेइंग दैट वन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू 3d। तो you can see that there are 5 unpaired electron, therefore phosphorus can easily formed PCl5। क्लियर। बट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि N जो है वो Cl5 क्यों नहीं बनाता, NCl5 क्यों नहीं बनाता है। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है। नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, 2s2 2p3 है ना, 2s2 2p3 होता है। तो 2 के पास d होता ही नहीं है, सो इसके पास NCl5 इज़ नॉट फॉर्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। फिर जो नेक्स्ट है, इसके पास होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंडर ही एक और टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेगा विच इज़ नॉन एज डिस्प्रपोर्शनेशन। दे आर लूज reaction, they are those reaction in which the same element undergoes oxidation and reduction. Disproportionation ये क्या करता है, इसी में आपका सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करता है। हमने पहले रिडॉक्स रिएक्शन देखा था कि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही सेम एलिमेंट में होगा। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के में दोनों ही जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है सेम एलिमेंट की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉस्फोरस एसिड लूँ, क्या ठीक है, फॉस्फोरस एसिड जो है वो क्या बना रहा है यहाँ पे, PH3PO4। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन करता है, ये जो एसिड है डिसोसिएशन करता है इनटू फॉस्फीन एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सच रिएक्शंस दे आर नॉन एज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे प्लस में था माइनस में है, तो यहाँ पर जो है फॉस्फोरस में ही रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे +5 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को ही हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज नाइट्रोजन इनर्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो आंसर आप क्या लिखना, नाइट्रोजन हैज़, लिख लो, नाइट्रोजन हैज़ ट्रिपल्ड बॉन्ड as a result of which the bond energy is very high of the order of 941 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 941 किलोजूल पर मोल। ठीक है, therefore it becomes difficult to break। अब देखो क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन हैज़
triple bond, as a result of which the bond energy is very high of the order of 941 kilojoule per mole. ठीक है, bond dissociation energy और bond energy is very high of the order of 941 kilojoule per mole, therefore it become difficult to break the bond between two nitrogen. फिर एक क्वेश्चन जो इसमें आता है, why nitrogen exists as diatomic gas and phosphorus exists as tetratomic solid. तो आंसर क्या लिखोगे आप, N2 जो है ना, N2 इन N2 पाई p pi bonding is present in N2, p pi bonding is present, which is weak, and hence nitrogen exists as gas. In phosphorus there is no p pi bonding, and phosphorus atoms are bonded by covalent bond. जो phosphorus atom होगा वो किससे bond होगा, covalent bond से, to give it a tetrahedral structure, thereby phosphorus exists as a solid, और इसीलिए phosphorus जो है solid में exist करता है. और इसके बाद we say that nitrogen it shows anomalous behavior than rest of the members of the group. तो reason क्या होता है, सबसे पहले आप देखो रीज़न, तो फर्स्ट रीज़न स्मॉल इन साइज, क्योंकि सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका साइज भी छोटा होता है. सेकंड इज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू हाई. थर्ड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, अगेन इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, देयरफॉर इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड फोर्थ इज absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital. So ये चार रीज़न है जो नाइट्रोजन शो करता है एनोमलस बिहेवियर. कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, अगर हम यहाँ पे क्या देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड्स इन ग्रुप का कंपाउंड्स देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्राइड, क्या देखेंगे, हाइड्राइड्स. तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्या बनेगा, हाइड्राइड्स बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. ठीक है, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, इट फॉर्म्स EH3. ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं NH3, अमोनिया, ASH3, यहाँ पे आप लिख लेना PH3. ठीक, फॉस्फीन, ASH3, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ. ठीक है, आ रहा है समझ में. देन अब जब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, सो हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय नाइट्राइड्स ऑफ मेटल. फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइट ले, क्या ले, मैग्नीशियम नाइट्राइट ले, और इसको हम रिएक्ट करवाए किसके साथ, वाटर के साथ. ठीक है, तो इट गोइंग टू गिव अस, तो ये हमें क्या देगा, ठीक, अमोनियम देगा ना. तो उसी तरह से अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड लें, क्या ले, कैल्शियम फॉस्फाइड, और वाटर से अगेन इसका क्या करवाए, हम रिएक्ट करवाए, तो ये हमें क्या देगा, फॉस्फीन. इट इज गोइंग टू गिव अस फॉस्फीन.
तो सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं बाय हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हैबर प्रोसेस में क्या देखेंगे हम, N2 को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए तो क्या दे रहा है। ठीक है, इसके डिटेल में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अमोनिया। जब हम इसी चैप्टर में अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो इस यहाँ पर हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, तो हाइड्राइड के देर आर वेरियस प्रॉपर्टी विच आर डिस्कस्ड, विच वी आर डिस्कस्ड। सबसे पहले हम लेंगे बॉन्ड एंगल। क्या लेंगे, बॉन्ड एंगल। तो व्हेन वी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, दे आर ऑल हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ना। तो बॉन्ड एंगल, जैसे बॉन्ड एंगल इसका हुआ दैट इज गोइंग टू दिस, ये क्या हो गया इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, ओके। तो हम बोलते हैं जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है दैट इज हाईएस्ट, क्या है 104.5 डिग्री। इसके बाद PH3 का बॉन्ड एंगल है 92, ASH3 का है 91.5 और SbH3 का होता है 91 और लास्ट इज 90। ठीक, we are saying that the bond angle keep on decrease down to group। रीज़न क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे तो जो सेंट्रल एटम का साइज होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप नीचे आएंगे क्या होगा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा। तो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है, अगर रिपल्शन है तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, आपस में श्रिंक होना स्टार्ट होता है। और जब ये श्रिंक होना स्टार्ट होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ना। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे सेंट्रल एटम बढ़ता जाएगा, सेंट्रल एटम का डिक्रीज होने से जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्या करता है, श्रिंक होता है और श्रिंक होने के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। देन सेकेंड वन इज बेसिक स्ट्रेंथ। क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो दे ऑल बिहेव एज लुईस बेसिस। सो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी ईज विथ विच दे डोनेट द लोन पेयर। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती रहती है। तो इन सब में जो अमोनिया होता है, ठीक है, इज मोर बेसिक। फिर PH3 एंड AS3 देन SbH3 देन सबसे लीस्ट आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, BiH3। ठीक है, सबसे कम किसका होगा, बिस्मथ का। ठीक, वाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग अगेन ड्यू टू साइज। जो नाइट्रोजन है उसका साइज सबसे छोटा है। सो वी आर सेइंग द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट। जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होता है, जो लोन पेयर इनका साइज क्या है, छोटा है। तो अगर मैं ये ले लेती हूँ तो ये लोन पेयर का जो साइज है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ स्मॉलर एरिया। किसके ऊपर होगा, ओवर अ स्मॉलर एरिया। अगर वो छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको रिमूव करना इजी होता है। जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता जाएगा, देखो अगर फॉस्फोरस में देखें तो जो लोन पेयर है
उसकी साइज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना। सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है लोन पेयर का ज़्यादा होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन इज़ लोकेटेड इन दिस मच एरिया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा इस एरिया में उसको लोकेट होना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने के कारण क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो उसका रिमूव करवाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। देन थर्ड इज़ थर्मल स्टेबिलिटी। क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है is inversely proportional to the bond length, inversely proportional to the bond length. Why? because bond length बढ़ती है। ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। साइज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनको तोड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो क्या रीज़न है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि साइज अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इसको तोड़ना आसान होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। क्लियर। फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन थर्मल स्टेबिलिटी। किस पे डिपेंड करता है, अभी ये थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अपॉन थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, द ईज विल विच हाइड्रोजन इज गिविंग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जितना इजीली हाइड्रोजन लूज करेगा उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो वी से दैट रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है क्या बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन वी गो डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो अमोनिया का जो थर्मल रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा इससे। देन लास्ट में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये। ठीक। क्लियर। तो जैसे जैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस में होता है, बिस्मथ में होता है, और सबसे कम नाइट्रोजन में। देन फिफ्थ इज बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ इज बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इंक्रीज करते हैं विथ साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। बट यहाँ पर छोटा सा एनोमलस बिहेवियर देखते हैं। अगर मैंने बोला कि हम जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा एनोमलस बिहेवियर देखते हैं जो अमोनिया होता है। ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लार्जेस्ट। ये क्या होता है, लार्जेस्ट एमंग ऑल दी जो हमारे कंपाउंड्स हैं। तो उसके बाद pH3 और pH3 के बाद बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। तो वाई दिस इज हैपनिंग, तो यहाँ पर क्या होता है,
ये होता है हाईएस्ट, देन फिर ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका रहता है, देन उसके बाद ये, और देन उसके बाद फिर ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, ड्यू टू विच अमोनिया एग्जिस्ट एज एन एसोसिएट मॉलिक्यूल एंड दस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, और इसीलिए इसका क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, देन सेकेंड पार्ट में हम फर्दर यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।